हेलो एवरीवन। आज है 25 फरवरी और आज हम लोग 25 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कि जो सेमीकंडक्टर प्लांट है ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। मैंने आपको कई टाइम पहले जो है बताया था, इस बात का जो है ये करंट अफेयर्स भी कराया था कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। तो यानी कि सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला था, इसलिए प्लांट इसने अब गुजरात में ही स्थापित किया है। और वेदांता और फॉक्सकॉन, ये जो कंपनियां है वेदांता और फॉक्सकॉन, इन कंपनियों के सहयोग से, ये इनकी ना वेंचर्स कंपनी है, इनके सहयोग से यानी कि सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा गुजरात में। और सेमीकंडक्टर होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होता है ना, जैसे सिलिकॉन की जो हम होती है, तो सिलिकॉन की सबसे ज्यादा जो बनाता है सिलिकॉन अपने देश में, तो ताइवान ही 50 से 60% ये बनाता है। तो निर्भरता रही है हमारी भारत की जो बाहर के देशों पे, ताइवान पे, इन सब पे सिलिकॉन बनाने की। और सिलिकॉन कहाँ यूज होता है? तो ये मोबाइल की बैटरीज हो गई, फोन की बैटरीज हो गई, चार्जिंग हो गए, और जितने भी कार वगैरह के जितने ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं उन सब में सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सिलिकॉन के लिए आत्मनिर्भर नहीं था भारत, तो अब जो है इसका पहला जो है प्लांट ये बनने जा रहा है सेमीकंडक्टर, इसी को कहा जाता है यानी कि अर्धचालक जिसको आप कहते हो। तो वो बनने जा रहा है गुजरात में। गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। अभी गुजरात में ही नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में, मैंने आपको बताया, सुजलाम सुफलाम ये जो जल अभियान है ये शुरू किया गया है। इस बार के 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में ही जारी किए गए थे, ठीक है। और गुजरात में ही जब एकता दिवस मनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में, तो उस समय एक भूल भुलैया गार्डन का, उनकी जो है प्रतिमा के चारों तरफ भूल भुलैया गार्डन गुजरात में ही बनाया गया था। तो ये सब जो है अभी हाल ही में गुजरात में किए गए थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो हरियाणा में मैंने अभी आपको कराया कि भारत का जो पहला न्यूक्लियर प्लांट बनाया जाएगा, परमाणु संयंत्र प्लांट, ये हरियाणा में बनाया जाएगा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। कर्नाटक की बात करें तो इसमें 3 गुना सोलर प्लांट स्थापित किया गया। मैंने कर्नाटक के बैंगलोर में, यानी कि जो हवा, पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा, इन तीनों से स्थापित किया एक संयंत्र बनाया जाएगा पहली बार कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की बात करें तो अभी पंजाब में ही ये इसलिए भी फेमस था, मैंने आपको बताया कि झींगा मछली की खेती करने के लिए एक उत्सव मनाने वाला पहला जो झींगा उत्सव फेस्टिवल पंजाब में मनाया। इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है और भगवंत सिंह मान यहाँ के मुख्यमंत्री है। और पंजाब में भी एक मैंने आपको कराया बायो सीबीजी प्लांट पहला भारत का, यानी कि बायो कंपोज बायोगैस प्लांट, ये पंजाब के संगरूर जिले में बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है 2023 का? तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 2023 के दिए जा चुके हैं, जिसमें से जो रणबीर कपूर है इन्होंने ब्रह्मास्त्र के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। फिर ये जो आलिया भट्ट दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, मूवी के लिए। और इस बार की जो फिल्म ऑफ द ईयर रही, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फिल्म ऑफ द ईयर आरआरआर, जिसे एस राजमौली ने डायरेक्ट किया है। और ये तो फिल्म ऑफ द ईयर है, ठीक है, इस दोनों में फर्क है। तो बेस्ट फिल्म कौन सी? तो बेस्ट फिल्म इसमें कश्मीर फाइल्स को दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड में, आरआरआर को फिल्म ऑफ द ईयर। और ये सारे अवार्ड जो है जीत ली है, ठीक है। और इसमें लिखा है ना, एस राजमौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआर को फिल्म ऑफ द ईयर कहा गया है। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर ने अभिनय के लिए शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। और ये पुरस्कार कौन देता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है, इनको जो है इनके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड आप लोग जानते हैं हमारे फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत का। और इसमें जो है अभी जो 2022 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था आशा पारेख को। था तो ये 2021 का, लेकिन 22 में प्रोवाइड किया गया था, तो ये आशा पारेख को दिया गया था। अब हम अवार्ड से रिलेटेड अदर फैक्ट डिस्कस करेंगे।
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले करा था कि यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि यूनाइटेड किंगडम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हें सम्मानित किया गया। एंजेला मार्केल को अभी मैंने आपको बताया यूनेस्को पीस पुरस्कार से, यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर, पूर्व चांसलर थी, रह चुकी हैं, इन्हें दिया गया। एस एस राजमौली को जो इनकी फिल्म है RRR, इसी के लिए न्यूयॉर्क क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था एस एस राजमौली को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि क्षेत्र में भारत का पहला AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है अमा क्रश AI। और ये जो क्रश है ये कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, तो कृषि के जो सेक्टर है उसमें पहली बार एक आर्टिफिशियल लॉन्च किया गया है ये चैटबॉट। ठीक है, और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र तोमर जी हैं, जिन्होंने जो जानवरों के लिए पहली प्लांट जो है वैक्सीन विकसित की थी, एनिमो वैक्सीन, ये जानवरों के लिए थी। तो ये चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अब हम अदर ऑप्शंस भी चैटबॉट से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो बार्ड मैंने अभी कराया था कि जो गूगल है इसने भी अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बेस्ड जो लॉन्च किया है चैटबॉट, इसे बार्ड नाम दिया गया। फोन पे अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब्रोड से यानी कि बाहर के देशों से भी UPI ट्रांजैक्शन लेने वाला पहला कंपनी फोन पे बन गई है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई। पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी, हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है, और विजय शेखर शर्मा ने स्थापना की। ठीक है, पेटीएम। अब किस देश ने सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासिंग 15 का परीक्षण किया है? तो ये हवासिंग 15 एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये उत्तरी कोरिया ने की है विकसित। ठीक है, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? तो ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। ये एंटी कॉन्टिनेंटल मिसाइल ये होते हैं, मैंने बताया था। एंटी कॉन्टिनेंट मतलब कि कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप होता है, और एंटी मतलब कि एक महाद्वीप से, जैसे यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ अमेरिका महाद्वीप है, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ये जा सकती है, इतनी तेज इनकी रफ्तार होती है। तो अभी यही जो इसी टाइप की जो हवासंग 15 ये उत्तरी कोरिया ने लॉन्च की है। उत्तरी कोरिया के जो राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको पता है तानाशाह है, तो ये किम जोंग उन जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। दक्षिण कोरिया की जो ये अभी हाल ही के कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करें, नॉर्थ कोरिया ने, तो नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को जो है परमाणु हथियारों से लैस, अभी ये उत्तरी कोरिया ने ही घोषित किया था। नॉर्थ कोरिया को मैप से डिस्कस करेंगे, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? प्योंगयांग। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? नॉर्थ कोरियन एक सेकेंड, नॉर्थ कोरियन सियोल। ठीक है, और फिर नॉर्थ कोरिया के ही साउथ में यहाँ साउथ कोरिया का देश पड़ जाता है। ठीक है, जिसकी राजधानी हो जाएगी सियोल। ठीक है, और फिर रशिया से ये सीमा साझा करता है, चाइना से ये सीमा साझा करता है कोरिया देश। ठीक है, पीला सागर इसी के पास पड़ता है, नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरिया के पास। और सी ऑफ जापान, क्योंकि इसके आगे जापान की लोकेशन पड़ जाती है ना, तो ये यहीं पड़ जाता है। चाइना भी जो है चर्चे में था, क्योंकि चाइना को पीछे छोड़कर इस साल 2023 में कहा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो गई है। और चाइना का अब मिसाइल से रिलेट करके पढ़े तो इसका एक तियान वन आप मंगल मिशन लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च किया था इसने तियान वन मंगल मिशन, ये उससे हो जाएगा। और रशिया के साथ अभी भारत इसलिए चर्चा में था क्योंकि AK-203 राइफल का जो फैक्ट्री बनाई जाएगी, AK-203 के साथ हमारा रशिया के समझौता है, जिसके लिए जो फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में ये बनेंगे। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारत ने भी क्या लॉन्च किया? तो भारत ने अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो गगनयान मिशन है, जिसके लिए इसने इंडियन नेवी के साथ, समुद्र जो सेना है उसके साथ समझौता किया है भारत ने। और चाइना ने, मैंने आपको बताया तियानयेन इसका मंगल मिशन था, और इसने एक आर्टिफिशियल सन और मून भी लॉन्च किया है। तो इसके आर्टिफिशियल सन का क्या नाम है? तो ये ईस्ट नाम है इसका। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का आर्टेमिस फर्स्ट मिशन बहुत चर्चे में था, क्योंकि चंद्रमा पर अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाने के लिए ये लॉन्च किया गया था आर्टेमिस फर्स्ट मिशन। अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन DC, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति। चाइना का शी जिनपिंग राष्ट्रपति है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने यूपीआई पेमेंट्स ने सीमा पार कनेक्टिविटी शुरू की है, यानी कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सुविधाजनक बनाने के लिए, तो ये सिंगापुर के साथ हमने जो है भारत ने समझौता किया है। और आप लोग जानते हैं जो यूपीआई पेमेंट्स है उनका लेन देन आसान करने के लिए साझेदारी करते रहते हैं एक दूसरे से देश। तो भारत का जो यूपीआई होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और सिंगापुर का पे नाउ, तो इनकी लिंकेज यानी इनका लिंक हो गया है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर, ये कौन है, ली हेसिन लुंग, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है यूपीआई और पे नाउ का ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक बनाने के लिए। तो इनकी ही कंपनी है। अब हम इसको सिंगापुर को मैप से डिस्कस करेंगे। तो मैप के इंडिया के पर्सपेक्टिव में, यहाँ इंडिया है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर सिंगापुर की लोकेशन पड़ जाती है मलेशिया के ठीक नीचे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ठीक है, सिंगापुर के यहाँ पर पड़ जाती है इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर ये एक इंडेक्स जारी किया गया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, आपने पढ़ा होगा, जिसमें जो है जापान टॉप पर था। ठीक है, तो जापान के बाद दूसरा शहर जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर था ये सिंगापुर ही रहा है 2 साल से। तो ये इसकी लोकेशन पड़ जाती है। और म्यांमार अभी क्यों चर्चे में था, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, मैंने आपको कराया है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, और ये मणिपुर, और यहाँ नीचे मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। म्यांमार के राष्ट्रपति को अभी जो है ना यहाँ पर शासन लगा हुआ है, सेना का शासन है 2 साल से। यहाँ की एक महिला राष्ट्रपति जेल में है। थाईलैंड की लोकेशन यहीं पर पड़ जाते हैं, जिसकी राजधानी बैंकॉक, और वियतनाम, कंबोडिया, चाइना, ये सब यहाँ पर पड़ जाते हैं। ठीक है, अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। किसी देश के साथ हमारी साझेदारी, तो जर्मनी के साथ क्या है, हमारा हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन है, क्योंकि हाइड्रोजन चलने वाली पहली ट्रेन ये जर्मनी ने विकसित की थी, जिसकी राजधानी हो जाएगी बर्लिन। और ओलाफ शोल्ज यहाँ के चांसलर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी हमने फिनेंशियल एक्शन ये मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसकी राजधानी कैनबरा, और इसके जो प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज है। और मालदीव की बात करें तो मालदीव इसलिए चर्चे में था क्योंकि इसकी जो राष्ट्रपति है उनको 11 साल की सजा सुनाई गई है भ्रष्टाचार के आरोप में। और मालदीव भी आर्थिक क्राइसिस से गुजर रहा है, यानी वित्तीय संकट से। तो इसलिए $100 बिलियन की जो हेल्प है, $100 बिलियन की भारत ने मालदीव की थी, जिसकी राजधानी हो जाएगी माले। और माले के साथ जब भारत ने इसको जो एक तरह से लोन दिया $100 मिलियन का, तो इसके साथ तब इन्होंने मालदीव के साथ हमने करेंसी एक्सचेंज का समझौता किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये मैंने रिवीजन के लिए रखा है ये क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य में खजुराहो फेस्टिवल मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। तो ये मध्य प्रदेश में, और 49th इसका एडिशन था। ठीक है, खजुराहो फेस्टिवल ये मनाया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और मुख्यमंत्री है इसके शिवराज सिंह चौहान। और यहीं पर इनकी संस्कृति की जो विरासतों के लिए, क्योंकि खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में ही है, यही मनाया गया। और अदर ऑप्शंस हम फेस्टिवल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो नई दिल्ली में अभी एक मैंने आपको बताया, आदिवासी जातियों को प्रोत्साहित करने के लिए आदि उत्सव महोत्सव मनाया गया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। नागालैंड का एक हॉर्नबिल फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हो। गुजरात का एक काइट फेस्टिवल आयोजित किया गया था, इंटरनेशनल, को रिलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है। जितने आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किस संगठन से जुड़े थे, या किस संगठन का जो है उन्होंने गठन किया था। तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनका मिलकर इन तीनों ने गठन किया था। और ये जो आजाद हिंद फौज थी, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में ये भी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर सत्र में मुस्लिम लीग के किस वर्ष में पाकिस्तान की मांग की गई। तो ये जो 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में अलग पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। और पाकिस्तान वर्ड का पहली बार यूज किसने किया था, तो ये चौधरी रहमत अली ने किया था। और मुस्लिम लीग का गठन पूछा जाए तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, ये 1906।
और 1924 में जो गांधी जी थे उन्होंने एक कर्नाटक के बेलगाम की जो है सबसे पहला कांग्रेस सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता सिर्फ गांधी जी ने तभी की थी, उसके बाद नहीं की किसी भी कांग्रेस सम्मेलन की। 1924 बेलगांव कर्नाटक। 1885 में आप जो जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ ह्यूम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ये जो हरा सोना है ये बैम्बू यानी बांस की लकड़ी को कहा जाता है। और आप लोगों ने वर्तमान में भी इससे रिलेटेड है क्योंकि मैंने आपको करंट में कराया था कि बैम्बू की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है किसानों के लिए नई नई स्कीम लॉन्च कर रही है सरकार। और बैम्बू को जो है ना वनों की श्रेणी से यानी कि जो ट्रीज होते हैं उनकी श्रेणी से बाहर कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब इनको काट कर जो है अलग अलग चीजें बनाने में इनका उपयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए, और बैम्बू आप लोग जानते हैं फर्नीचर में और या फिर कई चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा की गई फूड मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य क्या है? ये जो मेगा फूड पार्क लगाए जाते हैं ये खाद्य फसलों की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए बुनियादी ढांचों में सुधार करने के लिए ये बनाए जाते हैं, यानी कि जितने भी खाद्य रिलेटेड सुविधाएं उनको सुधार करने के लिए। ठीक है, मेगा फूड पार्क्स। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये मैंने भी आपको कई बार कराया है। तो ये जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं ना यानी यूनियन कैबिनेट, यही राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को मैंने कई बार कराया, कोरोमंडल कहते हैं। ये जो तमिलनाडु दक्षिण का एरिया है यहाँ पर तमिलनाडु पड़ जाता है और ये आंध्र प्रदेश, तो इन दोनों के मिल के जो तट बनता है इसको कहा जाता है कोरोमंडल। फिर अब जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर उड़ीसा की लोकेशन पड़ती है, तो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक के तट को क्या कहते हैं? ये उत्तरी सरकार कहा जाता है। यहाँ पर केरल की लोकेशन तो मालाबार तट, केरल केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और फिर कोंकण किसको कहते हैं? अब थोड़ा आगे जाके यहाँ पर गुजरात के नीचे दमन और दीव की लोकेशन पड़ती है ना, तो दमन और दीव से जो गोवा के तट का होता है तो उसे कोंकण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना क्या कहाँ स्थित है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है और पर्वत है ये, तो ये इटली में स्थापित होता है। दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला आपने सुनी होगी। इंडोनेशिया के एक माउंट मेरापी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अफ्रीका का एक किलिमंजारो पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल सम्राट के शासनकाल के दौरान तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? मतलब तो आप लोग सभी जानते होंगे, पढ़ा होगा, राजराज प्रथम ने जो है तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। और ये मंदिर है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय ये जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में, तब दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा कराया था, मैंने कई बार कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा और मेरठ से दो शिलालेख दिल्ली कौन लाया था? तो टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ थे ना, अशोक स्तंभ के दो शिलालेख ये फिरोज शाह तुगलक लाए थे। ये भी अपनी उदार नीति के लिए जाना जाता था। तो अशोक स्तंभ के जो दो शिलालेख थे टोपरा मेरठ से फिरोज शाह तुगलक लाया था। बलबन अपनी लौह रक्त नीति के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस मानसून में वर्षा होती है? यानी कि झारखंड में जो वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण? तो ये देखो दक्षिण पश्चिम मानसून मैंने आपको कराया हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून ये जो ये यहाँ पर केरल सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है? ये केरल के तट पर, मालाबार तट पर। तो दक्षिण पश्चिम से जब ये पूर्व की तरफ सीधा पूर्व की तरफ जाता है तो पूर्व की तरफ ये झारखंड में जाता है, तब ये यहाँ वर्षा करता है। और इसका जो है ना मैंने आपको बताया है कि जो ये क्षेत्र पूछा जाता है कि जो इससे रहित क्षेत्र होता है ये तमिलनाडु का क्षेत्र, क्योंकि ये जो है सीधा यहाँ पर निकल जाता है, तो तमिलनाडु इसे आंशिक क्षेत्र कहा जाता है, ये पूछ लिया जाता है। और फिर मैंने आपको बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में जो 90 और 80% 90% वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, बाकी दो 10% वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया झारखंड में वर्षा की। फिर उसके बाद जब ये पूर्वी क्षेत्रों में जाता है यानी कि ये जो असम वगैरह जो 7 स्टेट है उत्तर पूर्व के, तो इस तब वहां वर्षा नॉर्वेस्टर के कारण होती है, उन हवाओं को नॉर्वेस्टर कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून तो जब ये दिल्ली वगैरह की साइड उत्तर की साइड में आता है भारत के, तब उत्तर पूर्वी मानसून होता है और इन्हें लू भी कहा जाता है इन हवाओं को। फिर ये जो हवाएं अगर दक्षिण में चलती हैं जैसे कर्नाटका केरला दक्षिण के जितने भी एरियो में, तब इन्हें चेरी ब्लॉसम हवाएं कहा जाता है। ठीक है,
तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके कवर हो सकते हैं मैंने उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कोई से कंजूसी ना करें, और चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।